हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस मैंने एक फ्रोजन शोल्डर पे वीडियो बनाई थी जो कि अपलोड हुई, आधी अपलोड हुई और फिर फेल हो गई, और फिर वो वीडियो पे मैंने डिलीट कर दी थी तो मेरे पास से डिलीट ही हो गई। तो आज की ये वीडियो असल में फ्रोजन शोल्डर पे ही है और मैं इस टॉपिक को अब वास्टली कवर कर रहा हूँ ताकि अच्छे से मैं आपको पूरा फ्रोजन शोल्डर बता पाऊँ, इसकी स्टेजेस बता पाऊँ और फिर इसके ट्रीटमेंट में आपको स्टेज वाइज ट्रीटमेंट में बताऊँगा और इसको कैसे कैसे आप क्या क्या एक्सरसाइज करवानी है आपको ये मैं बताता हूँ। सो गाइस फ्रोजन शोल्डर के सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके फ्रोजन शोल्डर के और अलग अलग नाम हैं, जैसे कि एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और एक दो और नाम है। तो फ्रोजन शोल्डर सबसे पहले कि इसमें होता क्या है, इसमें गाइस ये होता है कि जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर जॉइंट है, बहुत ज़्यादा टाइट होने लग जाता है। जो कैप्सूल है वो एडेशंस में जाने लग जाती है जिसकी वजह से हमारा रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज होने लग जाता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर का पहला स्टेज आता है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज को हम पेनफुल स्टेज भी बोलते हैं क्योंकि ये इनिशियल स्टेज होता है, तो इसमें हम लोग को पेन बहुत होता है। ये लगभग 3 से 6 महीने के लिए होता है और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें सेकंड वाले स्टेज में। तो सेकंड वाले स्टेज को फ्रोजन स्टेज बोलते हैं और ये स्टिफनेस का स्टेज होता है जिसके अंदर स्टिफनेस इंक्रीज होती जाती है अगर एक्सरसाइजेस परफॉर्म ना करते रहेंगे कंटिन्यू। तो ये लगभग 6 महीने से 12 महीने तक का रहता है। और फिर उसके बाद तीसरा आता है गाइस थॉइंग स्टेज, जो रिकवरी स्टेज भी हम लोग मानते हैं। तो इसमें पेन और स्टिफनेस तो सब चला जाता है, स्टिफनेस मतलब जितना है उतना रहेगा। फिर हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके और उनसे एक्सरसाइज करवा के फिर हम लोग रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करते हैं, तब जाके नॉर्मल हमारा हैंड मूव कर पाता है क्योंकि शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा मोबिलिटी वाला जॉइंट है। इसके बाद गाइस इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शोल्डर जॉइंट सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है लगातार इतना मूव करता है, इतनी ज़्यादा एंगल्स में, इतने ज़्यादा एक्सिस में मूव कर पाता है। तो हम लोग लगातार जब इसको यूज़ करते हैं तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि शोल्डर जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेन डाल रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं अंदर कैप्सूल को, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन है वो क्रिएट हो जाती है। अब इन्फ्लेमेशन जैसी होगी तो हील अप होने का टाइम मिलना चाहिए, मगर हम लोग हील अप होने का टाइम भी नहीं देते, तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस होने लग जाता है। तो फाइब्रोसिस जैसे जैसे कैप्सूल को आसपास से पूरा कवर अप करता जाता है वैसे वैसे हमारा जो कैप्सूल है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो आसपास में एडेशंस में जाता है और टाइट होने की वजह से फिर हमें फ्रोजन शोल्डर हो जाता है और इसीलिए इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि फ्रोजन शोल्डर तो आपने बता दिया, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के कॉजेज़ बताता हूँ। कॉजेज गाइस फ्रोजन शोल्डर के 2 तरीके के होते हैं, पहला जो डायरेक्ट शोल्डर रिलेटेड होगा और दूसरा जो कि नॉन शोल्डर रिलेटेड होगा। तो शोल्डर रिलेटेड में क्या होगा गाइस, जैसे कि पहला ट्रॉमेटिक कंडीशन मान लीजिए कि कभी किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हो जाने के बाद उन्होंने ज़्यादा मूवमेंट नहीं करी तो उनका जो शोल्डर है वो ज़्यादा दिन तक मूव नहीं हुआ, तो फ्रोजन शोल्डर की कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं। फिर दूसरा होता है टेंडनाइटिस, रोटेटर कफ की कोई भी अगर टेंडन इंजर हुआ है या शोल्डर के आसपास में जो मसल्स क्रॉस होती हैं उसका अगर कोई टेंडन इंजरी हो जाती है और आपने मूवमेंट नहीं करी तो आपको शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो गया। उसके बाद गाइज मैंने आपको रोटेटर कफ का तो बता ही दिया, रोटेटर कफ की 4 मसल्स में से कोई सी भी एक भी अगर मसल डैमेज हो जाएगी तो आपको उसमें फिर दिक्कत होगी। फिर आता है ओवर यूज़, यानी कि कोई ना कोई मसल ओवर यूज़ में चली गई या आपका फॉल्टी पोस्चर है या फॉल्टी मूवमेंट कर रहे हो आप जिसकी वजह से आपको शोल्डर इंजरी बार बार हो रही है, तो आप फ्रोजन शोल्डर के एक पेशेंट हो सकते हैं। फिर आपको लास्ट आता है गाइज, आजकल मैंने बहुत कॉमनली ये चीज़ देखी है कि लोग पुअर स्लीपिंग पोस्चर की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो पुअर स्लीपिंग पोस्चर की वजह से होता क्या है कि हम लोग कोई ना कोई हमारे जैसे हम लोग एक तरफ हाथ रख के सो गए तो एक्सटर्नल रोटेशन हैम्पर्ड हो गया, या एक ही जॉइंट में हम लोग को बार बार कंप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और फिर आप उस हैंड को ज़्यादा मूव भी नहीं कर रहे हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी फिर फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो ये तो थे डायरेक्ट शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़। अब नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉजेज़ मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली लिंक्ड हो, मगर इनकी वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो सबसे पहले तो 2 कंडीशंस, डायबिटीज़ और थायराइड, ये 2 ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स हो जाते हैं। फिर गाइस आता है रिफर्ड पेन। तो रिफर्ड पेन में जैसे कि कहीं और पेन था फिर आपको वो शोल्डर में आने लगा तो आपने मूवमेंट नहीं करी, आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो आपने हैंड मूवमेंट नहीं दिखाया, शोल्डर मूवमेंट नहीं किया, तो फ्रोजन शोल्डर हो गया। फिर आता है प्रोलॉन्ग्ड स्लिंग, मान लीजिए क्लेविकल की या ह्यूमरस का आपको फ्रैक्चर हुआ, आपको स्लिंग लगा और आपने फिर मूवमेंट ही नहीं किया, आपने सोचा कि ज़्यादा पेन होगा जिसकी वजह से फिर बाद में आपको दिक्कत होती है। और फिर लास्ट आता है मसल वीकनेस। तो अगर आपको कोई सी भी मसल वीकनेस है और जिसकी वजह से आप शोल्डर मूव नहीं कर रहे थे तो फिर एट द एंड आपको फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको इसके ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है मैं आपको स्टेज वाइज बताऊँगा कि स्टेज 1 जो मैंने आपको बताया था कि फ्रीजिंग स्टेज होती है, स्टेज 2
होती है जो फ्रोजन स्टेज होती है, और तीसरी होती है थॉइंग स्टेज। तो मैं इन तीनों में आपको अलग अलग क्या ट्रीटमेंट देना है वो मैं बताता हूँ। तो पहला जो स्टेज था फ्रीजिंग स्टेज, क्योंकि इसे पेनफुल स्टेज भी बोलते हैं, तो हमारा इस स्टेज में मेन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आप पेन को पहले कंट्रोल करके रखें। इसमें पेन होगा तो आपको पेन को मॉड्यूलेट करने के लिए इलेक्ट्रोथेरेपी का बहुत इस्तेमाल करना है। आपको इसके साथ साथ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस बहुत ही माइनर वाली का इस्तेमाल करना है, ताकि पेशेंट को हम लोग पेन रिलीफ करवा पाएँ। इसके साथ साथ आप पेंडुलर एक्सरसाइजेस करवाइए और बहुत स्मूथ आप मोबिलाइजेशन दीजिए ताकि रेंज ऑफ मोशन बना रहे। इसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है जिसको हम फ्रोजन स्टेज बोलते हैं, जिसको हम स्टिफनेस वाली स्टेज बोलते हैं, इसमें आपको मोबिलाइजेशन कंटिन्यू रखना है। मोबिलाइजेशन करते रहने से जो ग्लाइड्स होती हैं वो नॉर्मल रहती हैं। कैप्सूल जो रहता है वो भले ही थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, मगर अंदर की ग्लाइड्स रहेंगी, तो आप बाद में जब रेस्टोर करेंगे अपने बाकी के सारे रेंज ऑफ मोशंस को, तो आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी रहेगा। और फिर रेंज ऑफ मोशन की एक्सरसाइजेस रहेंगी। फिर आता है गाइस थर्ड वाला स्टेज, जो कि सबसे एंड में रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि 1 साल से वो लगभग 1.5 साल तक या 12 महीने से 18 महीने तक रहता है। तो इस वाली स्टेज में फिर आपको पेशेंट से सारी की सारी एक्टिव मूवमेंट्स करवानी है, आपको उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी है, आपको बैंड एक्सरसाइजेस करवानी है, आपको रेसिस्टेंस बैंड एक्सरसाइजेस करवानी है, आपको वॉल लैडर जो होती है फिंगर वाली, उसको सीधे सीधे ऊपर लेके जाते हैं, वो वाली करवानी है, आपको जो व्हील आता है वॉल व्हील, वो वाली एक्सरसाइज करवानी है, बोर्ड एक्सरसाइजेस करवानी है ताकि वो हॉरिजॉन्टल एबडक्शन एडक्शन को आराम से मूव कर पाएँ। आपको फिंगर लैडर मैंने बता ही दिया। फिर एक स्लिंग वाली आती है जिसके अंदर स्लिंग ऊपर से लेके नीचे लटका रहता है, तो हम दोनों तरफ से हाथ मूव करते हैं, ये वाली एक्सरसाइजेस करवानी है। तो ये सभी तरीके की एक्सरसाइजेज हैं जो कि शोल्डर आपको फ्रोजन शोल्डर में परफॉर्म करवानी है ताकि पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन बना रहे। अब इसके साथ साथ मैं आपको फ्रोजन शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ जो कि आप घर पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप स्विस बॉल की यूज़ भी कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को मेंटेन करने के लिए। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करके दिखाता हूँ जनरली, जो आप घर पे करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। आप आराम से अपना रेंज ऑफ मोशन बचा पाएंगे और शोल्डर को भी आप कर पाएंगे। तो जिन भी लोगों को एक्सरसाइज सीखनी है इस वीडियो को आप देखिए। सो देखिए गाइस, सबसे पहले तो ये पेंडुलर एक्सरसाइजेस हैं। आप एक हाथ से सपोर्ट ले लीजिए टेबल का या किसी चीज़ का, और दूसरे हाथ को आप पेंडुलर की तरह मूव कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं आप, और फिर आप एडक्शन की तरफ ये अपने हैंड को आराम से मूव कर सकते हैं। इसमें आप सर्कमडक्शन कर सकते हैं ताकि आप हैंड की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव कर पाएँ, और जितना आप बड़ा हो सके सर्कल बनाने की कोशिश करिए। इसके बाद देखिए, आप सिंगल हैंड में अगर आपको राइट में हुआ है तो आप आराम से ऐसे हाथ रखिए और फिर वॉल के पास क्रॉस होते जाइए, ऊपर तक लेके जाइए, फिर वापस आइए, नीचे ले आइए, फिर आप सामने की तरफ घूम जाइए, फिर सामने की तरफ ऊपर जाना। फिर ये एक्सरसाइजेस स्विस बॉल के साथ, जैसे कि आप इसे साइड में रख लीजिए और फिर यहाँ से आप इसे धीरे धीरे ऊपर आते हुए पास में लेके जाइए, अपने हैंड को एबडक्शन में लेके जाइए, और फिर इसको ऐसे ही साथ में सामने रख लें और फिर इसको ऊपर लेके जाएं। इसके साथ साथ फिर ये एक्सरसाइजेस में सामने आप कर सकते हैं पूरे हाथ को उठाने के लिए। स्विस बॉल तो ठीक है गाइस। इसके साथ साथ आप जो घर पे एक्सरसाइज करते हैं तो आप कोशिश करिए कि अगर आपके पास बैंड है या आपके पास टॉवल है तो आप टॉवल को सीधे आप उठा पाएँ। और फिर हमको एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन भी इम्प्रूव करना होता है। तो क्या करें आप कि टॉवल लें, तो एक हाथ से टॉवल को यहाँ पकड़ें और फिर अपनी पीठ के पीछे से टॉवल को दूसरी तरफ से यहाँ पकड़ लें, और फिर आप ऐसे मूवमेंट करें जैसे कि आप बैग साफ कर रहे हो। तो जब आप ऐसी मूवमेंट करते हैं तो एक्सटर्नल रोटेशन और साथ साथ में पीछे एबडक्शन, ये दोनों मतलब दोनों ही अच्छी खासी मूवमेंट होगी। तो पहले इस तरफ से और फिर इस तरफ से पकड़ के आप कोशिश करें कि आप मूवमेंट कर सकें। सो गाइज, ये बेसिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप लोग घर पे आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और फ्रोजन शोल्डर में इसके अलावा फिर ज़्यादा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस इसके साथ अगर आप आगे जाएंगे तो फिर और धीरे धीरे आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। बचा हुआ इसके साथ अगर पेन मैनेजमेंट का कुछ काम है, अगर आपको पेन है या आप शोल्डर मूवमेंट में आप इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब हम क्या करें या कैसे ट्रीटमेंट लें, तो फिर आप मेरी क्लिनिक भी आ सकते हैं। मैं क्लिनिक रन कर रहा हूँ अभी, यश फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर, पूरी मेरी क्लिनिक है पीरियड में। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एड्रेस के साथ बता दूंगा। और अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो आप मेरे टच में आ सकते हैं, मैं आपको इसके आगे की गाइडलाइंस और गाइडेंस भी दे सकता हूँ।